हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि शिप की स्टेबिलिटी डिज़ाइन कैसे की जाती है, ठीक है? शिप स्टेबिलिटी डिज़ाइन। तो बेसिकली इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि मेटा सेंटर क्या होता है, मेटा सेंटर कैसे बनता है और फ्लोटिंग बॉडी की स्टेबिलिटी न्यूट्रल, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कैसे क्रिएट होता है। उसी से मिलता-जुलता एक नेक्स्ट लेवल का उसी की एप्लीकेशन है ये, जिसमें हम शिप की स्टेबिलिटी डिज़ाइन को देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक शिप का मॉडल है। सपोज दैट दिस इज द मॉडल ऑफ द शिप और यहाँ पे इस तरीके से है ये, ठीक है। और यहाँ पे इतने पोर्शन तक इसके वाटर है और यहाँ पे इतना पोर्शन इसका वाटर के अंदर है, इतना पोर्शन इसका बाहर है, मतलब बेसिकली एक फ्लोटिंग बॉडी है। यहाँ पे हमने देख रहे हैं मेटा सेंटर बन रहा है, फ्लोटिंग बॉडी है, स्टेबल होना इसका ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे मेटा सेंट्रिक हाइट जो इसकी एम बन रही है, ठीक है, जी बन रही है और बी बन रही है, जैसे कि आप डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं एम जी बी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड अब देखिए इसी में एक सेक्शन इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेक्शन है, कौन सा, ये जो सेक्शन है हमारा, यहाँ तक वाटर लेवल है। फिर इमेजिन करते हैं, देखिए दूसरी साइड से इतना होगा, उधर उधर की साइड से इतना होगा, पीछे जो आपको नहीं दिख रहा है वो इतना होगा। इस तरीके से यहाँ पे ये सेक्शन यहाँ पे डेवलप हो रहा होगा। मान लेते हैं इस सेक्शन की जो चौड़ाई है वो टी है और लेंथ जो है इसकी एल है, ठीक है। इसके बारे में अभी बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी को हम कैसे देखेंगे। तो अगर हमारी जो जीएम की वैल्यू है, जीएम मतलब जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर पॉइंट की जो डिस्टेंस है, जिसको हमने अभी पिछले लेक्चर में निकालना सीखा था, आई बाई वी माइनस बी जी की हेल्प से, जिसको हमने निकालना सीखा था, वही जो है हमारा जीएम है। अगर वो जीएम हमारा ज़ीरो से बड़ा होगा, अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होगी, तब तो वो शिप हमारी स्टेबल है, शिप का हमारा डिज़ाइन स्टेबल है। अगर वो जीएम की वैल्यू हमारी ज़ीरो के बराबर होगी, तो हमारा जो शिप का डिज़ाइन है वो न्यूट्रल है। और अगर वही हमारी जीएम की वैल्यू ज़ीरो से कम हो जाएगी, तो हमारी जो शिप का डिज़ाइन है वो अनस्टेबल हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम शिप की स्टेबिलिटी की डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक फर्दर देखते हैं कि जैसे जो हमने सेक्शन इमेजिन किया था यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। अब इसी को अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर हम देखें, तो हमने मान लीजिए इस तरीके से सामने की तरफ रख दिया, निकाला और रख दिया, ठीक है। तो इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है, ये हो गई इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर इस डायग्राम में आपको दिखाना चाहूँ तो ये हो गई इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। क्या हो गई ये? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई ये। और अगर आपको उसकी दूसरी एक्सिस दिखाना चाहूँ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई ये, और इसकी ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई ये वाली, ठीक है। अब इसी डायग्राम को हम यहाँ पे रख दे रहे हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इसकी, उसके अकॉर्डिंग जो कुछ लगेगा वो रोलिंग लगेगा, मतलब इसके एल के की तरफ रोलिंग लगेगा और टी की तरफ पिचिंग लगेगी। तो मतलब हमको शिप को रोलिंग और पिचिंग, दो कॉन्सेप्ट है, रोलिंग और पिचिंग के हिसाब से उसकी स्टेबिलिटी को डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। रोलिंग और पिचिंग को डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर रोलिंग के बेसिस पे अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रखें, जैसे कि हम, कॉन्सेप्ट क्या था, जी एम इज इक्वल टू क्या था, मैंने कहा ना ये उसी का एप्लीकेशन है, आई बाई वी माइनस बी जी, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये आई है, ये कौन सा वाला आई रखें, रोलिंग वाला आई रखें या पिचिंग वाला आई रखें। अगर रोलिंग में डिज़ाइन कर रहे हैं तो रोलिंग वाला रखिए, पिचिंग में डिज़ाइन कर रहे हैं तो पिचिंग वाला रखिए। अगर रोलिंग में आई की वैल्यू रखनी है, देखिए क्या रखें, बी एल क्यूब बाई 12, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। अगर एल एल के अकॉर्डिंग, टी टी के अकॉर्डिंग रख रहे हैं, देखिए बी एल क्यूब बाई 12, ये पिचिंग में शेप, पिचिंग के हिसाब से हमने जी एम निकाल दिया। और अगर एल एल के हिसाब से निकालें तो एल बी क्यूब बाई 12 उल्टा कर दिया, तो रोलिंग के हिसाब से हमने आई निकाल दिया। तो अगर इसको जब हम रिलेट करते हैं, तो हमारी जो टी टी, जो हमारा आई टी टी है, मतलब जो हमारी टी टी के अकॉर्डिंग जो हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो एल एल के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। इसका मतलब जब हम जी एम की वैल्यू पिचिंग में निकालते हैं, तो वो इन कंपेरिजन टू जी एम की वैल्यू रोलिंग में, उसकी वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसकी वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर हम
स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं फ्लोटिंग बॉडी की, तो हम जो मिनिमम वाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी उसको लेंगे, इसीलिए हम आई एल एल कंसिडर करते हैं। ठीक है, मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करते हैं फॉर स्टेबिलिटी ऑफ डिज़ाइन। तो बेसिकली रोलिंग पिचिंग का मैंने बताया, हम जर्नली स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी के लिए आई एल एल का टेकन आई एल एल कंसिडर करते हैं, इसीलिए जब भी हम स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी में जब भी हम जीएम के वैल्यू निकालते हैं वो हम एल एल के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ठीक है, टी टी एल एल दोनों मैंने बताया, और हम जनरली एल एल क्यों प्रिफर करते हैं, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है एल एल के अकॉर्डिंग वो मिनिमम होती है, और हम मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर करते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हो गया स्टेबिलिटी के बारे में। इसी में अगर फ्लोटिंग बॉडीज़ की बात कर ही रहे हैं, तो अगर हम वेट की बात कर लें तो भी बेहतर होगा। जैसे कि वेट ऑफ द बॉडी, दो तरीके के बॉडी के वेट होते हैं, एक होता है रियल वेट और एक होता है अपैरेंट वेट। रियल वेट और अपैरेंट वेट में आप जैसे अंतर समझिए कि जैसे आप जब भी आप बाहर ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब बाहर एयर में हैं, तो आपका वो रियल वेट है। ठीक है, रियल वेट है, जिसको हम सिंपली एमबीजी के नाम से जानते हैं, मतलब वेट इनटू ग्रेविटी। मतलब आपका जो भी मास है, वेट नहीं, जो भी आपका मास है और इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, वो हमारा जो हमारी हो गई, वो हमारा रियल वेट हो गया। ठीक है, और बट जब हम एक वाटर सरफेस में जब अपने आप को इंटर कर दें, तो हमारे अपने आप को हम बहुत हल्का, बहुत लाइट फील करते हैं, वो हमारा अपेरेंट वेट होता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे ऊपर बायंसी एक्ट करने लगती है। ठीक है, हमारे जब हम वाटर की बॉडी के अंदर जाते हैं ना, हमारे अंदर बायंसी एक्ट करने लगती है, तो हमारे वेट में से जो हमारा एम बी एम जी जो हमारा वेट है, उसमें से जो हम पे जो बायंसी लग रही है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और उसको हम कहते हैं अपैरेंट वेट। डायग्राम के माध्यम से आपको यही समझाने की कोशिश की गई है, जिसको मैंने अपने सिंपल शब्दों में आपको बताया कि जब आप बाहर होते हैं तो आप एम होते हैं, मतलब आप वेट हो एम होता है आपका वेट। लेकिन जब आप किसी जब आप किसी वाटर में जाते हैं और आपके ऊपर फिर वो फ्लूइड बायंसी लगाने लगता है, आपके ऊपर वो फ्लूइड बायंसी लगाने लगता है, तो आपके वेट से वो बायंसी को डिलीट कर दिया जाता है, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, और आपका जो वेट निकल के आता है उसको कहते हैं अपेरेंट वेट। तो वेट के बारे में ये बेसिक क्लैरिफिकेशन थी, छोटा सा टॉपिक था कि आपको वेट के बारे में, रियल वेट और अपेरेंट वेट में आप क्लियर हो गए। जैसे कि आप लिफ्ट वगैरह में भी ट्रेवल करते हैं, जब आप फ्री फॉल, जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तब भी आपको फील होता होगा कि आप जैसे उड़ रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा लाइट फील करने लगते हैं। उसके पीछे भी रीज़न ये है कि आपके वेट में से आपका जो एम है उसमें से कुछ जो फोर्स जो लिफ्ट के नीचे जाते समय जो लग रहा है, उसके कुछ फोर्स आपको उसमें से आपके वेट में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो आपका अपेरेंट वेट हो जाता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारे सिचुएशंस में होता है। यहाँ हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड की सिचुएशन हमने आपसे डिस्कस कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं इसी से एक रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इन स्टेबिलिटी ऑफ शिप्स। इन स्टेबिलिटी ऑफ शिप्स में एक चीज़ जो और इम्पॉर्टेंट है वो है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन भी शिप में, जो शिप होती है वो जो है ट्रेवल करती है, कभी आपने शिप में ट्रेवल किया होगा, तो शिप बहुत शेक करती है। ठीक है, बहुत हिलती है शिप, और कई बार जो शिप में जैसे लैग भी लोगों को बहुत हो जाते हैं, जब शिप से वो किसी कार्गो में ट्रेवल करके आए होते हैं, तो कार्गो में ट्रेवल करने में बेसिकली लैग वाली सिचुएशन बहुत होगी, क्योंकि वो बहुत हिलती है। तो उसको डिज़ाइन करने का भी दो मेथड में जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पहले तो देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर अपॉन जी इंटू जी एम। जी एम का मतलब हम जानते ही हैं क्या होता है, जो अभी हमने देखा, मेटासेंट्रिक हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, जो हमारा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो मेटासेंट्रिक हाइट के रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे के जो है हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है। ठीक है, बेसिकली हमको ये चीज़ देखनी है, जो हमको डिज़ाइन है स्टेबिलिटी डिज़ाइन में जिसका यूज़ करना है, दैट टी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√GM। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम जीएम की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है, जब भी जीएम की वैल्यू बढ़ाएंगे, हमारी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बट टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन घट जाएगा और कंफर्ट भी घट जाएगा। ठीक है, कंफर्ट भी घट जाएगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी बढ़ाओगे तो कंफर्ट डिक्रीज हो जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ाने से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन घट जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब दो ऑसिलेशंस के बीच में जो टाइम है वो घट जाएगा, मतलब ज़्यादा शेक फील होगा आपको।
मतलब बहुत मान लीजिए बहुत कम हो गया ना, तो आपको सेकंड सेकंड पे शेकिंग फील होगी, आप ऐसे हिलते रहेंगे, जैसे जैसे शिप आगे बढ़ेगी आप ऐसे हिलते रहेंगे। तो उससे क्या है, आपको कंफर्टेबल तो बिल्कुल फील नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर आप हिलते रहेंगे तो आपको अनकंफर्टेबल लगेगा ना, उसकी वजह से कंफर्ट आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इस चीज़ को यूज़ कहाँ किया जाता है? देखिए, आप सब जानते हैं कि दो तरीके के शिप डिज़ाइन होते हैं। एक तो हमारा पैसेंजर शिप होता है, एक हमारा कार्गो शिप होता है। पैसेंजर शिप होता है, एक हमारा वो शिप होता है जिससे सामान जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। एक हमारा मिलिट्री वाला शिप होता है जिसमें वॉरफेयर्स के लिए जिसको यूज़ किया जाता है। तो अगर अगर हम कंफर्टेबल की अगर हम पैसेंजर शिप की बात करें, तो पैसेंजर शिप में हमारे लिए स्टेबिलिटी और कंफर्टनेस दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। इवन कंफर्ट को हमको सिनेरियो 50-50 रखना पड़ेगा कि हमें कंफर्टेबल भी चाहिए, स्टेबल भी चाहिए, ठीक है? तो ये हमारी बात हो गई पैसेंजर शिप की। अगर हम बात करें जो हमारे ट्रांसपोर्ट के लिए जो हम टूर मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो शिप सामान ले जाने के लिए इधर-उधर इस्तेमाल होती है, उसमें अगर बात करें तो मोर इम्पोर्टेंट। क्योंकि कंफर्ट की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, क्योंकि हमें सामान को प्रोटेक्ट करना है, शिप पलटनी नहीं चाहिए, शिप डूबनी नहीं चाहिए, इसलिए उसको हमें वहाँ पे सिर्फ़ स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें वॉरफेयर्स की, तो वहाँ पे भी स्टेबिलिटी मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज़ कि वहाँ पे अगर हम किसी भी तरीके का, जैसे हम लोग वहाँ पे तोपें लगी होती हैं, जब फायर होती हैं, तो उसकी वजह से झटके फ़ील होते हैं, तब शिप को स्टेबल होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर बात तो जैसे रिवीजन के तौर पे मैं बताऊँ, अगर बस पैसेंजर शिप की बात करें तो स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट इम्पोर्टेंट। अगर बात करें ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट शिप की, तो वहाँ पे कंफर्ट नॉट इम्पोर्टेंट बट स्टेबिलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बट अगर वॉरफेयर की बात करें मिलिट्री शिप की, वहाँ पे भी स्टेबिलिटी ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस सिचुएशन में हमको जीएम की वैल्यू को एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। जगर यहाँ पे इसीलिए, क्योंकि अगर हम पैसेंजर शिप को डिज़ाइन कर रहे हैं तो जीएम की वैल्यू जो हमने निकाली हुई है एक तरीके से, जो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो 0.4 से 1 मीटर है। जीएम की वैल्यू को 0.4 से 1 मीटर रखा जाता है, जो कि हमें मोर कम्फर्ट देता है पैसेंजर शिप्स के लिए। अगर वॉर शिप्स और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट शिप्स की बात करें, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट, इसलिए जीएम की वैल्यू को कम रखा जाता है, ज़्यादा रखा जाता है, सॉरी, 1 से 1.5 मीटर, ठीक है? तो यहाँ पे ये 2 जीएम की वैल्यू को हमें देखना है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव्स में असर्शन रीज़निंग में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि द वैल्यू ऑफ जीएम इन पैसेंजर शिप इज़ टेकन लेस दैन अ वॉरशिप, तो ये और उसके पीछे रीज़न ये आपको दिया हो कि इट इज़ व्हाई दैट पैसेंजर शिप रिक्वायर्ड मोर कंफर्ट एंड वॉरशिप रिक्वायर्ड मोर स्टेबिलिटी। तो ये आपका दोनों रीज़न और असर्शन और रीज़निंग दोनों सही होगी। अगर आपकी इसके अलावा कुछ लिखा है तो आप अपने हिसाब से अपने इंटेलेक्चुअल से जज करिएगा कि सही बात क्या है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव्स में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीएम की वैल्यू हम पैसेंजर शिप्स में कितनी लेते हैं? तो 0.4 से 1 मीटर लेते हैं। वॉरशिप में कितनी लेते हैं? 1 से 1.5 मीटर लेते हैं, ठीक है? पैसेंजर शिप में क्या इम्पोर्टेंट होता है? कंफर्ट इम्पोर्टेंट होती है ज़्यादा, और स्टेबिलिटी भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन 50-50 रेशियो रखा जाता है। कंफर्ट ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि लोग ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे वो शेक करते रहेंगे, तो वहाँ पे वो सो नहीं पाएँगे, ट्रैवल नहीं कर पाएँगे और उनकी जर्नी बहुत ज़्यादा हेल हो जाएगी। लेकिन वॉर शिप्स की बात करें तो वहाँ पे स्टेबिलिटी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि शिप को डूबने से बचाना है और वॉर में स्टेबल रहना है, तो इसलिए स्टेबिलिटी मोर इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया एप्लीकेशन ऑफ जीएम, मेटासेंट्रिक हाइट की एप्लीकेशन को डिस्कस किया, स्टेबिलिटी ऑफ शिप्स को डिस्कस किया। तो ये हमारा यहाँ पे ये टॉपिक जो हमारा ख़त्म हो जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है फ्लूइड डायनामिक्स, जो कि एक अनदर पूरी तरीके से फ्रेश नया टॉपिक है। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।